हाँ, नमस्कार। मैं विजय कुमार आप लोग का स्वागत करते हैं एस मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर में। आज हम लोग अकबर का इतिहास देखेंगे। इससे पहले मुगल वंश में बाबर का, हुमायूं का, बीच में सूर्यवंश का भी देखें। उसके बाद हुमायूं का उत्तराधिकार अकबर का शासनकाल देखेंगे। इसका शासनकाल तो सबसे बहुत ही ज़्यादा लंबा रहा है, यानी कि 1556 से 1605 तक। करीब 50 वर्ष के शासनकाल में वह क्या क्या काम किया है उसके बारे में देखेंगे। उसका साम्राज्य का विस्तार कैसे वह आपने किया, जीवन यापन में शादी से लेकर के पारिवारिक झमेला सबके बारे में देखेंगे। सबसे पहले अकबर का एक परिचय करा देते हैं कि अकबर है कौन, इसके माता पिता, इसका जन्म कब और कहाँ हुआ, कब यह शासक बना, किस नाम से बना, उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले अकबर का माता पिता का नाम। अकबर का माता का नाम हमीदा बानो बेगम और पिता का नाम हुमायूं था। इसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट पाकिस्तान में हुआ है। राणा वीर साल के महल में हुआ है। जिस समय इसका जन्म हुआ था उस समय हुमायूं के पास कोई साम्राज्य नहीं था और वह एक भगोड़ा की जिंदगी जी रहा था। तो देख लेंगे कि अब अकबर के इतिहास में आइए। अकबर का बचपन का नाम क्या था? तो अकबर के बचपन का नाम जलाल। वह उसका वास्तविक नाम या किस नाम से वह शासक बना? तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी, इस नाम से वह गद्दी पर बैठा। अकबर का पहला राज्याभिषेक कब हुआ? तो यह 14 फरवरी यानी वैलेंटाइंस दिवस के दिन 14 फरवरी 1556 ईस्वी में कालानौर कहाँ है? तो गुरदासपुर जिला पंजाब का हिस्सा है। दूसरा राज्याभिषेक कब हुआ? तो 6 दिन बाद दूसरा राज्याभिषेक 20 फरवरी 1556 ईस्वी में दिल्ली में करवाया। कलानौर में बैरम खान ने करवा दिया था। तो अब देखिए कि कालानौर, जब दिल्ली का शासक हुमायूं है तो कलानौर में इसका राज्याभिषेक क्यों हुआ, वहां पे यह क्या कर रहा था, उसके बारे में जानेंगे। तो हुमायूं ने अपने पुत्र अकबर को रणनीति को सीखने के लिए बैरम खां के साथ पंजाब अभियान पर भेजा था। बैरम खां हुमायूं का भी सबसे बड़ा शक्ति रहा है और उसके ही शक्ति पे ही यह पुनः भारत पर विजय हासिल करता है। तो हुमायूं के अनुसार या हुमायूं के कहे के अनुसार बैरम खान ने अकबर को अपने साथ पंजाब अभियान में ले जाता है और जब वहां अभियान चलता है उसके बीच में ही खबर आ जाता है कि हुमायूं दीनपनाह नामक नगर के एक पुस्तकालय के सीढ़ी से गिर के उनका मृत्यु हो जाता है। तो तुरंत ही यानी कि 14 फरवरी को बैरम खान ने अकबर को राज्याभिषेक करवा देता है। फिर दोबारा 20 फरवरी को देखिए, मुगल वंश में एक है हुमायूं जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है और दूसरा हो गया अकबर, तीसरा हो जाएगा औरंगजेब। अगर पूछ दे कि मुगल वंश के कौन कौन राजा है जिनका राज्याभिषेक 2 बार करवाया गया है, तो एक हुमायूं, एक अकबर और फिर औरंगजेब। तो अब देखेंगे कि अकबर के यानी हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर के जो संरक्षक का भार मिला है या काम मिला है, तो किसको मिला है? तो बैरम खान, जो 56 से 60 तक रहे हैं। इसके बाद वह संन्यास लिए हैं।
महल छोड़ के चले गए हैं, तो उसका क्या कारण है उसको भी बारे में बताएंगे। और एक महिला महाम अरंगा है, जिसको अकबर के दाई माँ भी कहा जाता है। अब देखिए पानीपत का दूसरा युद्ध, प्रथम युद्ध तो 1526 में हुआ है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच है, लेकिन दूसरा युद्ध किसके बीच हुआ है, तो हेमू और अकबर के बीच। अब क्या दुश्मनी था इसके बारे में थोड़ा चर्चा हो जाए। तो हेमू जो है से एक हिंदू अफगान शासक था। कहा जाता है कि जो हेमू है सो 9 फीट का तलवार को चलाता था, 9 फीट लंबा तलवार को चलाता था। और यह विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला 14वां शासक है। और इन्होंने दिल्ली को कब्जा करने के लिए ऐलान कर दिया कि हम इस भारत का शासक हैं, जो भी समस्या हो अब उसका निपटारा हम करेंगे। इस बात को भनक जब बैरम खां को लगता है, बैरम खां अकबर से बताता है, और वो अकबर और बैरम खां दोनों मिलकर अब चल जाते हैं हेमू के पास जाते हैं। और हेमू इस बात को अकबर मनाने का कोशिश करता है कि इसका जो बात बोला है से अपने आप तुम वापस ले लो, लेकिन इस बात को न मानता है हेमू और युद्ध पर अड़ जाता है। वही पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ, कब, 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। 5 नवंबर 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा लड़ाई होता है, दूसरा युद्ध होता है। और यह युद्ध लिखने को अकबर और हेमू के बीच है, लेकिन इसका श्रेय बैरम खां को जाता है। बैरम खां के ही चलते पानीपत का दूसरा युद्ध जीता अकबर, और मुगल वंश का विस्तार होता गया। इसमें अकबर खुश होकर बैरम खां को खान ए खाना की उपाधि दी। ध्यान दीजिएगा, खान खाना दूसरा है, वो अब्दुल रहीम को मिला है, वो बैरम खां का लड़का है, लेकिन खान ए खाना उपाधि बैरम खां को मिला है। बैरम खां के राजनीतिक संन्यास कब लिया और किसके वजह से लिया है, इसके बारे में भी देख लेंगे। तो अकबर जो है सिर्फ और सिर्फ बैरम खां के कथन के अनुसार चलता था। जिस तरह का बैरम खां बोला वह काम करता था। इस बात को देख करके महाम अरंगा जो है उसको अच्छा नहीं लगा, और वह चिंतित थी कि अकबर जो है से मेरे बात को क्यों न मानता। और इस बात का जब पता महाम अरंगा के बेटी जीजी बानो को लगता है, तो जीजी बानो अपने माँ को पक्ष लेकर अकबर को माइंड को डाइवर्ट करने के लिए लग जाता है। आप समझ सकते हैं कि देखिए जो 1560 से 62 का जो शासन काल रहा है उसको पेटीकोट का शासनकाल कहते हैं, पेटीकोट का शासनकाल कहते हैं। बात क्या है कि जीजी बानो अपने प्यार के जाल में अकबर को फंसाने में पूरी प्रयत्न करता है, और इस बात को इस प्यार में फंसने के लिए रोकता था बैरम खां, बार बार रोकता था। अकबर ने कई बार मना करने के बाद मानता है, लेकिन जब 17-18 साल का लड़का जवान लड़की को देखता है तो उसको माइंड डाइवर्ट होता है। लेकिन बैरम खां समझाते हैं कि बेटा तुम इस साम्राज्य के शासक हो, अगर तुम इस तरह के भी काम करते हो तो साम्राज्य को विस्तार कैसे करोगे, अभी तुम्हारा उम्र बहुत बाकी है। लेकिन अकबर ने इस प्यार के चक्कर में बैरम खां की बात नहीं मानता है। वह हमेशा जीजी बानो के आगे पीछे चलने लगा। इस बात को दुख हो गया और बैरम खां ने राजनीति से ही संन्यास लेकर अकबर के महल को छोड़ दिए।
फिर भी अकबर को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 60 से 62 यानी कि 2 वर्ष वह सिर्फ कुछ नहीं देखता है, बस प्यार में पागल हो करके जीजी बानू के आगे पीछे करता है। लेकिन 2 साल के बाद उसे पता लगता है कि हम जो कर रहे हैं उसे बिल्कुल गलत है। इसके बीच में अकबर के शादी भी होता है, कई शादी करता है, लेकिन वह सक्सेस नहीं रहता है। अब इस बात को अकबर भी समझने लगा कि जो हम कर रहे हैं वह बिल्कुल गलत है। एक दिन वह अपने पिता तुल सेनापति, प्रधानमंत्री, जो भी कहिए, बैरम खां को मनाने जाता है। बैरम खां से मिलता है और वह बोलता है कि पुनः आप अपने पद पे आ जाइए, हम जो किए उसका पछतावा हमें है, हम बहुत गलत कर रहे हैं। लेकिन बैरम खां ने कहा कि बेटा तुम अब सुधर गए हो, यही सबसे बड़ा सुधार है, जाओ तुम अपना साम्राज्य को बढ़ाओ, शासक हो, राज करो। लेकिन अकबर नहीं मानता है। अकबर का जिद है कि हम बैरम खां को लेके जाएंगे। लेकिन बैरम खां क्या करता है, बैरम खां भी जब संन्यास ले लिया तो ले लिया। अब वह अकबर के कहे के अनुसार महल में नहीं जाता है। तो अकबर सोचा कि अब इन्हें हम कोई ऑप्शन देते हैं। पहला ऑप्शन दिया कि आप अपने पद पर यानी कि प्रधानमंत्री सेनापति के पद पे आ जाइए, दूसरा चुनार के शासक बन जाइए। ये दोनों को रिजेक्ट किया। फिर तीसरा बोलता है कि आप मक्का मदीना की यात्रा पर चल जाइएगा तो हम समझेंगे कि आपने हमें माफ़ कर दिया। तो अकबर के जिद करने के अनुसार बैरम खां ने मक्का मदीना की यात्रा पर जाता है। अब क्या होता है रास्ता में, तो रास्ता में जब मक्का मदीना जा रहा है तो बैरम खां की हत्या हो जाती है। तो हत्या कौन करता है, तो मुबारक खां कर देता है। कहाँ, पाटन गुजरात में करता है। इसकी क्या दुश्मनी है उसके बारे में थोड़ा देख लेंगे। तो बैरम खां जो है, जब मच्छीवाड़ा के युद्ध लड़ रहा था उस समय मुबारक खां के पिता की हत्या कर देता है। अब मुबारक खां इस बदले को लेने के लिए मुबारक खां ने बैरम खां की तलाश कर रहा था और इससे बढ़िया वह अच्छा मौका नहीं पाता, इसलिए वह सोच रहा था कि बैरम खां तो अभी लड़ाई के मूड में नहीं है, ये तो एक सन्यासी के रूप में अपना यात्रा पे जा रहे हैं। इस मौका को फ़ायदा उठाकर मुबारक खां ने बैरम खां की हत्या कर देता है। क्या दुश्मनी है वो आपने सुना है। अब जब बैरम खां की मृत्यु हो जाता है तो उसका लड़का अब्दुल रहीम को देख रेख अकबर के जिम्मे चला जाता है और अकबर उसे संभालता है और अपने नौरतन के कहानी बाद में बताएंगे, अपने नौरतन में उसे शामिल करता है और खान खन्ना की उपाधि देता है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। अब जब बैरम खां की मृत्यु हो जाता है तो इस बात का अकबर को बहुत शोक लगता है कि मेरे पिता समान प्रधानमंत्री कहिए या सेनापति, उनका मृत्यु हो जाता है। कुछ दिन के बाद अकबर के सपना में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का याद आता है, ख्याल आता है, जिससे अकबर चिंतित हो जाता है। कितना बड़ा पीर संत फकीर का मेरे सपने में आना, कुछ तो बात है। इस समस्या को लेकर अकबर अपने गुरु सलीम चिश्ती के दरबार में
जाता है। सलीम चिश्ती कहाँ रहते हैं? तो फतेहपुर सिकरी यूपी में रहते थे। तो उनसे मिला अकबर और अपने सारी समस्या को बताता है। इस समस्या को सुनने के बाद सलीम चिश्ती ने पुनः तुरंत उसे अजमेर जाने की सलाह देते हैं। अकबर इस बात से खुश है कि चलिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दर्शन हो जाएगा, उनके दरबार में चादर चढ़ाने का मौका मिला है। लेकिन सलीम चिश्ती ने अकबर की एक बात कहे थे कि रास्ते में चाहे जो कुछ भी तुम्हें कोई मिले और उसका जो कुछ भी समस्या हो उसको सुलझाते जाना है, जाते समय या आते समय भी किसी को नाराज नहीं करना है। जाते समय रास्ते में एक आमेर का किला यानी आमेर एक प्रदेश है, उसके राजा भारमल से उसकी मुलाकात हो जाता है। भारमल एक बार और उनसे अकबर से यानी 1556 में मिलने आए थे दिल्ली में। उस समय अकबर नहीं मिला था। अकबर बोला ठीक है बाद में मिल लूँगा, लेकिन उसे फिर फुर्सत नहीं मिला या उसे याद नहीं था, बात को इग्नोर कर दिया और अपने काम में लगा रहा। लेकिन राजा भारमल अकबर से मिले, कहाँ मिले? तो संगमेर में मिले। कब मिले? 20 जनवरी 1562 ईस्वी में मिले। और पहली बार मित्रता बढ़ाई किसने? राजपूत शासक और मुगल वंश ने। अगर पूछ दे एग्जाम में कि प्रथम राजपूत वंश और मुगल वंश की संधि कब हुई है, तो 20 जनवरी 1562 ईस्वी में। किसके किसके बीच? राजा भारमल और अकबर के बीच हुआ। इस समय संधि हुआ, अकबर मान गया, लेकिन अकबर भी एक शर्त रखा था कि भारमल के पुत्र भगवान दास को अकबर के दरबार में भेजा जाए सेवा के लिए। भारमल तुरंत तैयार हो गया, ठीक है ले जाओ। लेकिन लौटते समय 6 फरवरी 1562 ईस्वी में राजा भारमल ने फिर अकबर से मुलाकात किए, सावर में किए थे। कहाँ किए थे? सावर में। और अपने बेटी हरका बाई का शादी अकबर से करने का प्रस्ताव रखा। अकबर ने तुरंत हाँ कर दिया। अकबर ने अपने गुरु का हर एक बात याद रखा था कि जाते समय हो या आते समय हो किसी को नाराज ना करना है। इसको लेकर के हरका बाई से तुरंत शादी के प्रस्ताव को पास कर देता है। अब उसे हरका बाई और अकबर की शादी हो जाता है, उसे लेकर अपने दरबार में आता है। यहाँ देखिए भारमल के पुत्र भगवान दास और भगवान दास के पुत्र मान सिंह दोनों आदमी ने अकबर के दरबार में आ गए। अब क्या होता है कि जब जोधाबाई से अकबर को शादी हो जाता है तो सबसे नाराज इसमें वह होती है जो अकबर का दाई माँ यानी कि महाम अरंगा होती है। वह चाहती थी कि अकबर के शादी उसके लड़की बीबी जीजी बानो से हो, जीजी बानो से हो। और जोधाबाई को महाम अरंगा ने बहुत तंग किया, बहुत कष्ट देती थी। और एक दिन महाम अरंगा ने जोधाबाई को गलत साबित कर दिया, कैरेक्टरलेस बता दिया। और इस बात से नाराज होकर अकबर ने बहुत डांट फटकार लगाया जोधाबाई को। लेकिन जोधाबाई ने सब सहने को तैयार थे, लेकिन अपन कैरेक्टर के बारे में उसे सहने के लिए तैयार नहीं थे कि सब बात तुम कह लो, लेकिन मेरे कैरेक्टर के ऊपर उंगली मत दिखाओ। और नाराज होकर जोधाबाई ने अपने पिता के दरबार यानी पिता के महल आमेर लौट आती है। जब वह आमेर आ जाती है तो अकबर थोड़ा टेंशन में होता है और वह जांच के लिए
कुछ अपना सेनापति को लगा देता है कि जो जोधाबाई से जो शख्स मिलने आता था वह कौन है और वह कहाँ का है। तो बाद में पता चलता है कि वह जोधाबाई का एक रिलेशन का भाई था, उसे मिलने के लिए आता था। इस बात को टेंशन लेकर अकबर को और प्यार बढ़ जाता है और वह चाहता है कि अब जोधाबाई तुरंत या जल्दी से जल्दी अपने दरबार दिल्ली के साम्राज्य में वापस आ जाए, लेकिन जोधाबाई मानने को तैयार नहीं है, लौटने के लिए वह राजी नहीं है। अकबर ने अब सोचा कि अब क्या करें। जोधाबाई को खुश करने के लिए वह धड़ाधड़ कुछ न कुछ नया नया काम करने लगा। जैसे 1562 ईस्वी में दास प्रथा को अंत कर दिया। दास प्रथा क्या था? शादी, जब एक राजा को दूसरे राजा के यहाँ शादी होता था तो लड़की पक्ष वाले लड़की को सेवा सत्कार करने के लिए कई दास को भेजते थे, उसको खत्म कर दिया। 63 में तीर्थ कर खत्म कर दिया कि जो तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं लोग उनसे कोई टैक्स नहीं वसूला जाए। फिर 64 में जजिया कर, ये भी मुस्लिम का एक धार्मिक कर है, उसको भी समाप्त कर दिया। धीरे धीरे सब अगर कर या टैक्स को ख़त्म कर दिया जाए तो सरकार गिरने लगती है। इससे देखकर जोधाबाई ने आने का मन बना लिया कि ठीक है चलो अब आते हैं। और जब जोधाबाई को महल में एंट्री होता है दोबारा तो सबसे शक्तिशाली औरत सिर्फ जोधाबाई रहती है। अब जोधाबाई अपने हिसाब से महल में एक हिंदू मंदिर बनवाती है। कहा जाता है कि जोधाबाई कृष्ण भगवान का भक्त थी और कृष्ण भगवान का मंदिर भी बनवाया था, वहाँ पे पूजा करने लगी। लेकिन एक चीज़ का अभी भी टेंशन था अकबर के ज़िंदगी में। अकबर को कोई संतान नहीं हो रहा था। जोधाबाई को आने के बाद 2-3 साल तक कोई संतान नहीं होता है तो वह अपने समस्या को फिर से सलीम चिश्ती को सुनाता है। सलीम चिश्ती जोधाबाई और अकबर दोनों को अपने ही आश्रम में फतेहपुर सिकरी बुला लेते हैं और बहुत प्यार से दोनों आपस में रहते हैं। रहते रहते दोनों के बीच वैवाहिक संबंध को आगे बढ़ाते हुए एक बच्चा का जन्म होता है जिसका नाम अकबर सलीम रखता है, अपने गुरु के नाम पर सलीम रखता है। उसका जन्म कब हुआ? 30 अगस्त 1569 ईस्वी में होता है। 30 अगस्त 1569। बाद में यही सलीम जहांगीर के नाम से शासक बनता है। अभी अकबर के बारे में और बताएंगे। ये तो एक गृहस्थी लाइन था जो इसके बारे में बताए हैं। अभी इसका साम्राज्य कैसा रहा या इस अपने शासनकाल में किस किस प्रदेश को मुगल वंश में मिलाया है और यह क्या क्या कार्य किया है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। इसको देखिए, समझिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।